चलिए देखिए, हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जनरली ये वीडियोस बनाया जा रहा है किसके लिए? सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है जिनका एग्ज़ाम है 2 तारीख को, कॉस्ट का, 2 सितंबर को। तो उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जो बच्चे काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। उनके पैटर्न के हिसाब से बनाया जा रहा है कि उनको क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, क्या क्या आ सकता है उनके लिए, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं जब ये क्वेश्चन करा दूंगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, मतलब कि मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा जिससे आपका क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में। तो मैं कुछ बेसिक्स चीज़ें पढ़ाऊंगा जो थ्योरी पर्पस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन भी आएंगे। तो कुछ क्वेश्चन थ्योरी पर्पस के लिए पढ़ाऊंगा और कुछ प्रैक्टिकल पर्पस के लिए भी पढ़ाऊंगा, वो दोनों पढ़ाऊंगा। तो थ्योरी पर्पस के लिए मैंने कुछ कुछ चीज़ें लिखी है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं भी बता दूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए। मैं क्वेश्चन भी बता दूंगा आपको, वीडियोस के एंड में आके बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, रहा सवाल कि आपको थोड़ा सा बता देते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जनरली होता क्या है। सुना, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करेंगे इसलिए बता रहे थे, बने हुए रहने मेरे साथ, वीडियो को अंत तक देखना। और इसके बाद भी कुछ वीडियोस आएंगे, 2-3 वीडियोस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही, जिसमें आपको और भी ज़्यादा डिटेल में कुछ क्वेश्चन कराया जाएगा जो एग्जाम्स में आएंगे, और उसी में आपको क्वेश्चन पेपर का भी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया जाएगा जो आपके एग्जाम में आ चुका है काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन पहला कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऊपर है, तो सुनना ध्यान से। तो पहली बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता क्या है। जनरली देखो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता क्या है, तो अगर मैं आपको बात बताऊं कि किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं? मतलब कि किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉस्टिंग कर रहे हो तो उसको, वो किस में कवर होता है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। जनरली मान लो मेरे को रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, ठीक है ना, तो इनमें क्या लगेगी? इनमें लगेगी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये काम जो आप करोगे ना, इनकी जब कॉस्टिंग करोगे तो यहाँ पे लगेगी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो एक होता है जॉब कॉस्टिंग, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। किसी भी काम को करने का जब कॉस्टिंग करते हैं ना, या तो इसको जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं या तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बोलते हैं। अब जॉब कब बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कब बोलेंगे? जब किसी मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कि जो प्रॉपर्टी मूव कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। जैसे मान लो मेरे को काम मिला वॉचेस बनाने का, घड़ी बनाने का मेरे को काम मिला, ठीक है ना, मेरे को 1000 पीस वॉचेस बनाना है, तो ये किस में कवर होगा? जॉब कॉस्टिंग में जनरली, है कि नहीं? या फिर मान लो मेरे को कोई जॉब मिला, लाइक किसी काम को करने के लिए जॉब मिला, ठीक है ना, जो कि इमूवेबल नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी का है, तो किस में कवर होगा? जॉब कॉस्टिंग में। लेकिन मान लो रोड बनाने का काम मिला, ब्रिज बनाने का काम मिला, डैम्स बनाने का काम मिला, तो इनमें इनकी जब कॉस्टिंग करोगे ना तो ये किस में कवर होगी? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। क्लियर है? यहाँ पे तक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जब भी करोगे ना तो उसमें 2 पार्टीज होता है, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर, एक होता है कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? जनरली सुनना मेरी बात ध्यान से। कॉन्ट्रैक्टर उसको हम लोग बोलते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट देता है, जो कॉन्ट्रैक्ट देता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्ट्रैक्टर। क्लियर है? जो कॉन्ट्रैक्ट देता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर, और जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है करने के लिए, ठीक है ना, एक मिनट उल्टा हो गया, सॉरी, जो कॉन्ट्रैक्ट देता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिव। क्या बोलते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट देता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिव, और जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर। आप सुनियो ना कि भाई मेरे घर में मैंने अपना काम किसी ठेकेदार को दिया अपना घर बनाने के लिए, तो मतलब कि जो मैंने काम अपने ठेकेदार को दिया है काम कराने के लिए, ठीक है ना, तो मैं हो गया कॉन्ट्रैक्टर क्योंकि मैंने काम दिया, और सामने वाला पार्टी क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्टर। तो एक होता है कॉन्ट्रैक्टर, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर। क्या होता है? एक होता है कॉन्ट्रैक्टर और एक होता है कॉन्ट्रैक्टिव। कॉन्ट्रैक्टिव कौन होता है? कॉन्ट्रैक्टिव वो पर्सन होता है जो काम देता है, देने वाला। लेने वाले को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टर। जैसे आपको ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला तो आप हो गए कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है ना, जिसने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया वो हो गया कॉन्ट्रैक्टिव। क्लियर है यहाँ तक? तो 2 पार्टीज होता है, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर, एक होता है कॉन्ट्रैक्टिव। जो कॉन्ट्रैक्ट देता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिव, जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है उस काम को करने के लिए उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर। सर ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करेगा कौन? कॉन्ट्रैक्टर करेगा या कॉन्ट्रैक्टर करेगा? कौन करेगा सर? कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्टिव? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कौन करेगा? तो जनरली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो करेगा, मतलब इसकी कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्टिंग जो करती है वो कौन करती है? कॉन्ट्रैक्टर करती है। कौन करती है? कॉन्ट्रैक्टर। क्लियर है? वही बात मैं आपको बताऊंगा। तो कॉन्ट्रैक्टर सारे अपने बुक्स अकाउंट मेंटेन करेंगे, वही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी बनाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जनरली बता देते कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है। किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर का आप काम करते हो, मतलब कि इट इज अ फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर
कॉस्टिंग वेयर जॉब अंडरटेकन इज रिलेटिवली लार्ज एंड नॉर्मली टेक पीरियड देन अ ईयर। क्या बोला? नॉर्मली टेक्स पीरियड लॉन्गर देन अ ईयर टू बी गेटिंग कंप्लीटेड। मतलब कोई ऐसा काम, कोई ऐसा जॉब आपको मिला करने के लिए जो एक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगाता है, मतलब कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लगाता है। इट मीन्स आपका एक साल से ज्यादा वक्त लगा रहा है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, क्लियर, ऐसा वक्त लग रहा है, ठीक है ना, ऐसा जॉब। तो ऐसे मतलब जो एक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगाता है, जब उसकी कॉस्टिंग करते हो तो वो कौन सी कॉस्टिंग में आती है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। जिससे आपको शिप बनाने का काम मिल गया, शिप, वो भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आएगी, क्लियर है। ब्रिज, डैम्स, है ना, ये सारी चीज किसमें आती है? मतलब शिप्स तो जनरली, मैं बात कर रहा हूँ बड़े बड़े पानी जहाज वाले, उसको भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाल सकते हो, क्लियर। लेकिन जनरली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी आता है, याद रखना। बात करते हैं कि सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, आपने बता दिया। अब बात करते हैं वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड क्या होता है? जनरली सुनना, वर्क सर्टिफाइड मतलब द प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क विच इज सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्चर, सर्वेयर, इंजीनियर और एनी अदर पर्सन एज मे बी अग्रीड बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी इज कॉल्ड वर्क सर्टिफाइड। सुना, जैसे कि मैंने बताया था, दो पार्टी होते हैं, कॉन्ट्रैक्टी होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है। अगर मान लो मैं काम करता हूँ, अगर मैं काम कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं काम कर रहा हूँ। अगर मैं काम करता हूँ, ठीक है, तो काम करने के बाद और कॉन्ट्रैक्टी से पैसा मांगूंगा कि भाई देखो मैंने इतना काम कर दिया, इतना पैसा मेरे को दो। तो कॉन्ट्रैक्टी क्या करेगी भाई? बोलेगा अरे यार आपने इतना काम किया, मैं कैसे मान लूं? तो बोलेगा देखो यार तुम मानो या ना मानो, मैंने काम कर लिया। अरे फिर झगड़े होंगे, पंगे होंगे। तो हम दोनों ने मिलकर डिसाइड क्या किया कि भाई एक सर्वेयर को अपॉइंट कर लेते हैं। मैं जितना भी काम करूंगा, कॉन्ट्रैक्टर जितना भी काम करेगा, वो सर्वेयर क्या होगा? आके चेक करेगा। वो इंजीनियर, सर्वेयर जनरली इंजीनियर होता है, वो आके चेक करता है कि आपने कितना रुपए का काम किया, उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर आपको कुछ पार्ट पेमेंट करता है, क्लियर है। तो जनरली वर्क सर्टिफाइड क्या होता है? एक इंजीनियर, एक सर्वेयर होता है जो कॉन्ट्रैक्टर के किए गए काम को क्या करता है? सर्टिफाइड करता है। क्या करता है? सर्टिफाइड। और इंजीनियर जो अपॉइंटेड होता है, वो किसके द्वारा अपॉइंटेड होता है? कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर के आपसी सहमति के द्वारा अपॉइंट होता है, क्लियर है। आ जाओ, हम मुद्दा सुनना भी बात जानते हैं कि मैंने आपको जो बताया कि वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, तो वो काम जो कॉन्ट्रैक्टर ने कर लिया, और कॉन्ट्रैक्ट वो काम जो कॉन्ट्रैक्टर ने कर रखा है, ठीक है ना, कर दिया, और एक इंजीनियर या सर्वेयर आया, उस काम को सर्टिफाइड किया। क्या क्या? सर्टिफाइड करके बताया कि मैंने इतना रुपए का काम कर दिया है, तो उसी को बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। जब भी वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट करते हैं ना, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। किससे कैलकुलेट करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब कि जो प्राइस में प्रॉफिट भी जुड़ा हो रहा था कॉस्ट के साथ, क्लियर है। तो इसलिए बोलते हैं जब भी वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट करेंगे तो किसको कैलकुलेट करेंगे? किससे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे, ठीक है। जब भी वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे करेंगे। अब रहा सवाल, सुनना ध्यान से। सर आपने बता दिया वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, और वर्क अनसर्टिफाइड भी बता दो। वर्क अनसर्टिफाइड का मतलब क्या होता है? मैंने काम तो कर लिया, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार ने काम तो किया, कॉन्ट्रैक्टर ने काम तो किया, बट कॉन्ट्रैक्टर बोले ना, कॉन्ट्रैक्टर ने काम तो किया, बट स्टिल अभी तक इंजीनियर या सर्वेयर ने उस काम को सर्टिफाइड नहीं किया। तो इट मीन्स मैंने काम कर लिया, बट स्टिल वो काम क्या है? अभी तक अनसर्टिफाइड है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसको वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है? ऐसा काम जो किया गया तो है, बट इंजीनियर या सर्वेयर के द्वारा काम को सर्टिफाइड नहीं किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। जब भी वर्क अनसर्टिफाइड को कैलकुलेट करते हैं ना, तो कॉस्ट पे करते हैं। किस पे करते हैं? कैलकुलेट कॉस्ट पे। ये बात याद रखना, वर्क अनसर्टिफाइड जब भी कैलकुलेट होता है तो कॉस्ट पे होता है, और वर्क सर्टिफाइड जब भी कैलकुलेट होता है तो किस पे कैलकुलेट होता है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे। आ जाओ, कुछ नोट्स भी मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे, कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हर एक कॉन्ट्रैक्ट का सेपरेट होगा, हर एक कॉन्ट्रैक्ट का सेपरेट। जैसे कि मान लो मेरे को गवर्नमेंट ने 3 काम दिया, ठीक है, तीन ठेका दिया, एक रोड बनाने का ठेका दिया, एक ब्रिज बनाने का ठेका दिया, एक डैम बनाने का ठेका दिया। तो मैं रोड का अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाऊंगा, ब्रिज का अलग बनाऊंगा, ठीक है ना, और डैम्स का अलग बनाऊंगा, क्लियर है। सेपरेट करूंगा, हर एक का कंबाइन करके नहीं करने वाला, क्लियर। और फिर उसके बाद मैंने बताया था वर्क सर्टिफाइड को हम लोग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मतलब कि किस पे रिकॉर्ड करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में। और वर्क अनसर्टिफाइड को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। अब फॉर्मेट की बात करते हैं कि सर फॉर्मेट बता दिया, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। तो जनरली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। तो देखो, सुनना भी बात ध्यान से, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के फॉर्मेट में क्या आता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है, ये बनाने वाला कौन होता है? कॉन्ट्रैक्टर। इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में बनेगा? इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। किसकी बुक में बनेगा? ठेकेदार की बुक में बनेगा,
किसकी बुक में बनेगा? ठेकेदार की बुक में। जितना भी डायरेक्ट खर्च, जितना भी खर्चा लगा है कॉन्ट्रैक्ट में, वो खर्चा को इधर लिख दो, ठीक है ना। और ठीक है, तो खर्चा को कहाँ लिख दो? इधर। अब रहा सवाल, देखो कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना विद इन ईयर कंप्लीट हो जाता है, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है 1 ईयर के बाद कंप्लीट होता है। मुद्दा याद होता है कि सर जो कॉन्ट्रैक्ट विद इन, मतलब एक होता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि विद इन ईयर कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि आज काम लिया 8 महीना 7 महीना या फिर 4 महीना में कंप्लीट हो गया, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। किसी अगर आपने 6 महीने में बना दिया, किसी का बिल्डिंग आपने कितना महीने में बना दिया? 6 महीने में, तो विद इन ईयर कंप्लीट हो गया। जब विद इन ईयर कंप्लीट हो जाता है ना, तो ये WIP नहीं आएगा बाई साइड में। क्या नहीं आएगा? WIP। जिसके आप क्या लिखोगे? बाई कॉन्ट्रैक्टिव अकाउंट। क्या लिखोगे? बाई कॉन्ट्रैक्टिव अकाउंट। किसका नाम लिखोगे? बाई कॉन्ट्रैक्टिव अकाउंट लिखोगे। और कॉन्ट्रैक्ट तो कंप्लीट हो गया, तो क्या लिखोगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखोगे। और कॉलम में क्या लिखोगे? अमाउंट कॉलम में लिखोगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब कि बाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिख के कॉलम में क्या लिखोगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखोगे। क्लियर है? अब मुद्दा होता है कि जब कंप्लीट हो जाता है तब, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट हुआ तो मतलब कि सर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आने वाले साल में भी कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, तो मतलब आप जो काम कर रहे हो वो स्टिल क्या? इनकम्प्लीट है। आप जो काम कर रहे हो स्टिल क्या? इनकम्प्लीट। जब इनकम्प्लीट कोई भी काम रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। इसका मतलब क्या होता है कि मेरा उसके ऊपर कुछ काम करना अभी भी बाकी है। जब उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करना अभी भी बाकी है तो उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलते हैं हम लोग? वर्क इन प्रोग्रेस। और जब वर्क इन प्रोग्रेस है तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है सर? कि भाई अगली बार भी उसमें कुछ ना कुछ काम करके तो कंप्लीट करके देना है कि नहीं। तो भाई इस सेल के लिए तो वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब WIP अकाउंट है। तो WIP अकाउंट उसका वैल्यू कैसे निकालना है WIP अकाउंट का? तो ये ले लेना वर्क सर्टिफाइड। जैसे वर्क सर्टिफाइड मैंने आपको बताया कि क्या होता है, वो वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू दिया होगा तो ले लेना, नहीं दिया होगा तो निकाला जाता है। और कैसे निकलेगा मैं आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन पे। वर्क अनसर्टिफाइड भी ले लेना, ठीक है ना। ये लेना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में, ये लेना कॉस्ट प्राइस में। इन दोनों को जोड़ दोगे तो वैल्यू ऑफ WIP आ जाएगा, ये इधर लिख देना। अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट में काम करते करते कुछ माल अभी बचा हुआ है, जैसे कि मान लो मैंने 2 लाख का माल भेजा था, ठीक है, मटेरियल, तो 2 लाख का मटेरियल इधर लिख दिया, ठीक है। लेकिन अभी भी 20,000 रुपए का मटेरियल बचा हुआ है, इट मीन 1,80,000 का मटेरियल लगा है। अगर मान लो मैं इस साइड लिखता हूँ टू डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। कंज्यूम का मतलब क्या होता है कि आपने कितना कंजम्पशन किया उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने के लिए, ठीक है। तो मान लो अगर मैंने यहाँ पे टू मटेरियल कंज्यूम लिख दिया 1,80,000 रुपया, तो आपको अलग से बाई मटेरियल एक्साइड नहीं लिखना पड़ेगा। मटेरियल एक्साइड का मतलब है कि आपके पास 20,000 रुपए का माल अभी भी कॉन्ट्रैक्ट का बचा हुआ है। क्लियर है? अगर मान लो मैंने 1,80,000 का कंज्यूम किया, तो मैंने अगर डायरेक्ट यहाँ पर 1,80,000 लिख दिया ना, तो यहाँ पे 20,000 लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखते हो टू डायरेक्ट मटेरियल सेंट या इशूड लिखते हो 2 लाख रुपया, ठीक है ना, और आपका 20,000 रुपए का मटेरियल बचा हुआ है, इसका मतलब क्या कि आपने 1,80,000 का मटेरियल कंज्यूम किया। क्लियर है? तो आप यहाँ पे 20,000 लिख दो, यहाँ पे 2 लाख लिख दो, तो बीच का गैप होगा 1,80,000 का, वो कंज्यूम हो गया। समझ में आ रहा है ना? जैसे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद कभी कभी क्या होता है ना, आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, जैसे ये क्लोजिंग है, तो इसी का जब हम लोग अगले साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे ना, तो अगले साल का कॉन्ट्रैक्ट ये क्लोजिंग वाला स्टॉक ओपनिंग स्टॉक में बोल के आएगा। तो अगर कोई ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल लेता है ना, तो इधर लिखता है टू मटेरियल एक्साइड, मतलब टू ओपनिंग स्टॉक, मतलब टू मटेरियल एक्साइड बोल के लिख देना। फिर टू डायरेक्ट मटेरियल, और फिर अगर क्लोजिंग मटेरियल बचा तो इधर लिख देना। क्लियर है? कभी कभी क्या होता है ना, मैंने क्या किया, कुछ मटेरियल रिटर्न कर दिया, मेरे को मटेरियल सही नहीं लगा तो मैंने रिटर्न कर दिया। अगर मटेरियल रिटर्न करते हो तो भी किधर लिखना? बाई साइड में। किधर लिखना? बाई साइड में। क्लियर है? अगर मान लो कोई मटेरियल आपका लॉस्ट हो गया, खो गया, गुम हो गया, चोरी हो गया, कुछ एनीथिंग, है ना, तो आपको कहाँ लिखना है? बाई साइड में। मटेरियल लॉस्ट कहाँ लिखना है? बाई साइड में। क्लियर है? सर और बता दो और क्या क्या लिखना है। तो मटेरियल, अगर मान लो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल ट्रांसफर किया, मान लो इसका कॉन्ट्रैक्ट नंबर 20 था, ये 20 नंबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, मेरा 20वां कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने 20वां कॉन्ट्रैक्ट से 22वां कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल ट्रांसफर किया। तो मटेरियल ट्रांसफर किया तो समझो यहाँ से मटेरियल 22वां में जा रहा है, तो मटेरियल ट्रांसफर बोल के 22 में लिख देंगे। क्या करेंगे? मटेरियल ट्रांसफर बोल के 22 में लिख देंगे। सेम इसी तरह कभी कभी स्टोर रिटर्न होता है, जितना भी रिटर्न वगैरह रहेगा सब 22 में लिखना, ट्रांसफर वगैरह 22 में लिखना, मटेरियल लॉस हुआ तो 22 में लिखना, है कि नहीं। मटेरियल एक साइड हुआ तो 22 साइड में लिखना। क्लियर? जो मटेरियल वगैरह बच जाएगा, और जितने खर्चे वो कहाँ लिखना? 2 साइड में। क्लियर? अब सुनना, इस साइड जोड़ना और इस साइड घटाना, तो आपका आ जाएगा नॉशनल प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? ये बैलेंस शीट करता आ जाएगा, बैलेंस शीट करता आ जाएगा नॉशनल प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? नॉशनल प्रॉफिट। जब ये नॉशनल प्रॉफिट आ जाएगा तो आपका देखो नॉशनल प्रॉफिट आ गया। क्या गया? नॉशनल प्रॉफिट। एक बात और, अगर मान लो आपका कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट विद इन ईयर कंप्लीट हो जाता है, तो ये WIP यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे WIP नहीं होगी, तो इसके जगह पे क्या होगा सर? इसकी जगह पे कॉन्ट्रैक्टिंग अकाउंट होगा। क्या होगा इसकी जगह पे? कॉन्ट्रैक्टिंग अकाउंट होगा, ठीक है ना। और क्या लिखेंगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस।
ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से जोड़कर हम इधर प्रॉफिट निकालेंगे, तो उस वक्त नॉशनल प्रॉफिट नहीं आएगा। उस वक्त क्या आएगा, उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि आपने पूरे कॉन्ट्रैक्ट में कितना रुपया कमाया, तो वहां पे डायरेक्ट प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या आएगा, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट इधर आएगा तो लॉस इधर आएगा। तो जब कॉन्ट्रैक्टिव अकाउंट वहां पे लिखेंगे ना, तो नॉशनल प्रॉफिट नहीं आएगा, तो डायरेक्ट क्या आएगा यहाँ पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर वहां पे WIP अकाउंट लिखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉशनल प्रॉफिट, क्योंकि अभी भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बनके कंप्लीट नहीं हुआ। तो आपने एस्टिमेट किया कि आप इतना रुपए कमा सकते हो, जबकि आपने एक्चुअल में इतना रुपया कमाया नहीं है, तो उसी को बोलते हैं नॉशनल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, नॉशनल प्रॉफिट। क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है लॉस भी आ जाए, है ना। मैंने नॉशनल प्रॉफिट कमा, नॉशनल प्रॉफिट मतलब ऐसा प्रॉफिट जो अभी तक अर्न नहीं किए हो, अभी तक कमाया नहीं हो, फ्यूचर में होने वाला इनकम है, और कुछ भी हो सकता है वो आपके साथ। ठीक है, तो नॉशनल प्रॉफिट आपने निकाल दिया। अब नॉशनल प्रॉफिट को इस साइड लिखो, किस साइड लिखो, इस साइड। क्लियर। अब नॉशनल प्रॉफिट आ गया, नॉशनल प्रॉफिट आ गया, तो अब नॉशनल प्रॉफिट से क्या करोगे, कुछ पैसा ट्रांसफर कर देना PL अकाउंट में, और कुछ पैसा ट्रांसफर कर देना WIP रिजर्व में। सर कुछ पैसा मतलब कितना ट्रांसफर करेंगे, मतलब कि अगर मान लो मेरा नॉशनल प्रॉफिट आता है 50,000 का, कितना आता है, 50,000। मान लो 50,000 में मैंने 30,000 रुपये ट्रांसफर कर दिया PL अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। मतलब मैंने 30,000 का एक्चुअल में कमा लिया इस साल, तो 20,000 कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, WIP रिजर्व में। ये सब चीज तब करना पड़ेगा जब आपका कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होगा। क्या होगा, इनकम्प्लीट, मतलब पूरी तरीके से बनकर अभी तक रेडी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जहाँ पे WIP आया है उस केस में ये सब होगा। क्लियर है, याद रखना। तो भाई 50,000 का मेरा नॉशनल प्रॉफिट था, तो इसमें 20,000 मैंने 30,000 कहाँ ट्रांसफर कर दिया, PL। तो बाकी या WIP रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, 20,000 बैलेंस शीट में। क्लियर है, मतलब कि ये प्रॉफिट अभी तक मैंने कमाया नहीं है, रिजर्व के तौर पर रखा है, स्टॉक रिजर्व है। क्लियर, 20,000 रुपये। अब रहा सवाल कि सर ये 30,000 रुपये आपने निकाला कैसे, ये बता दो। तो देखो 30,000 रुपये निकालने का एक तरीका होता है। ये तरीका कैसे होता है, ये जो प्रॉफिट निकलता है ना, ये प्रॉफिट जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट निकाला मैंने, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट जो मैंने आपको निकाल के दिया, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो इसको निकालने का रूल है, तरीका है, फॉर्मूलाज है। तो क्या फॉर्मूलाज है मैं आपको बताऊंगा, आप इसमें देखना, धीरे धीरे देखना, मैं आपको सिखा दूंगा कि क्या रूल है, क्या फॉर्मूला है, कि कैसे हम लोग निकालेंगे। चलो आ जाते देखते हैं कैसे निकालेंगे। चलो देखो, तो मैंने बताया था कि कैसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट्स। तो मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। तो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो पूरे तरीके से बन के रेडी नहीं हुआ। जो कॉन्ट्रैक्ट पूरे तरीके से बन के रेडी नहीं हुआ है, उसमें कैसे प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे हम, नॉशनल प्रॉफिट से कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे PL में, और कितना ट्रांसफर होगा WIP रिजर्व में। वो डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन। तो परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफर करेंगे, कहाँ पे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब सुनना ध्यान से कि सर कितना ट्रांसफर करेंगे, बता दीजिए। हम लोग प्रॉफिट का, हम लोग कितना रुपया प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, नॉशनल प्रॉफिट से निकाल के। तो आप बताते हैं कितना रुपया ट्रांसफर करेंगे। तो मैंने बोला कि परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। अगर मान लो परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन निकालते कैसे हैं, तो निकालने का फॉर्मूला था वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। आप फुल फॉर्म लिख लेना, मैं बोलते जा रहा हूँ पढ़ाते वक्त, तो आप अपना नोट डाउन करते रहना। तो वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये से क्या आता है, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन। क्या आता है, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन। कैसे आएगा परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन, तो वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्लियर है, इस तरह आएगा। अब रहा था परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन, को पता चल गया क्लियर कैसे निकलता है। अगर मान लो परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन 25% है, कितना है, अप टू 25%। क्लियर है, तो आपका जो प्रॉफिट ट्रांसफर है ना, वो नील होगा। मतलब कि अगर मान लो मेरा नॉशनल प्रॉफिट 50,000 है, कितना है, 50 है, और मेरा परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन कितना है, 20% मान लो, कितना है, 20%, जो कि 25% से कम है ना। तो मेरा प्रॉफिट में ट्रांसफर क्या होगा, नील। मतलब पूरा नॉशनल प्रॉफिट जो 50,000 रुपया था, वो पूरा कहाँ ट्रांसफर होगा, WIP रिजर्व में, क्योंकि प्रॉफिट में कुछ तो ट्रांसफर हो नहीं रहा। जब प्रॉफिट में नहीं ट्रांसफर होगा तो पूरा पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, WIP रिजर्व में। क्लियर है। दूसरी बात आ जाओ, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 25% या उससे ज्यादा है, सॉरी 25% से ज्यादा, कितना है, ग्रेटर देन 25% है, कितना है, ग्रेटर देन 25% है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ग्रेटर देन 25% या 25% से ज्यादा है, बट कितना तक है, 50% है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ग्रेटर देन 25% से ज्यादा है और कितना तक है, 50% तक है, परसेंटेज, सॉरी, आपका परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन 25% से ज्यादा है, बट कितना तक है, 50% तक है। कितना तक है, 50% तक, मतलब 25% से ज्यादा बट 50% तक है। तो वहां पे नॉशनल प्रॉफिट का कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे,
तो 1/3 इंटू नॉशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव बाई वर्क सर्टिफाइड। जैसे समझ में आ रहा है, मतलब कि हम लोग नॉशनल प्रॉफिट का 1/3 कर लेंगे इंटू नॉशनल प्रॉफिट का 1/3 कर लेंगे इंटू कैश रिसीव बाई वर्क सर्टिफाइड। सीआर का मतलब होता है कैश रिसीव, सीआर का मतलब क्या कैश रिसीव, और डब्ल्यूसी का मतलब क्या हो गया वर्क सर्टिफाइड। तो आप लिखते हैं ना फुल फॉर्म जो मैं बोलते आ रहा हूँ, तो मतलब आपको नॉशनल प्रॉफिट में क्या लगाना, मतलब पीएल में कितना ट्रांसफर करेंगे, तो आप पीएल में ट्रांसफर करोगे नॉशनल प्रॉफिट का 1/3 इंटू कैश रिसीव बाई वर्क सर्टिफाइड। क्लियर है, ऐसे करके आपको निकालना पड़ेगा उस फॉर्मूला में पुट करके, उसके बाद जो बच जाएगा वो डब्ल्यूआईपी रिजर्व में चला जाएगा। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 50% से ज्यादा कंप्लीट है और 90% तक है, तो 50% से ज्यादा है बट 90% तक है, तो नॉशनल प्रॉफिट का 2/3 करना इंटू कैश रिसीव बाई वर्क सर्टिफाइड। क्लियर है। और कभी कभी आपका क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट वर्क कंप्लीशन जो होता है 90% से ज्यादा होता है, वर्क कंप्लीशन जो होता है कितना होता है 90% से ज्यादा। अगर आपका वर्क कंप्लीशन 90% से ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है, 90% से वर्क कंप्लीशन ज्यादा है, अगर वर्क कंप्लीशन आपका 90% से ज्यादा रहेगा तब उस केस में आपको क्या करना है, अगर वर्क कंप्लीशन 90% से ज्यादा है तो फिर एज पर एस्टिमेटेड प्रॉफिट बेसिस पे करेंगे। कैसे करेंगे, एज पर एस्टिमेटेड प्रॉफिट बेसिस पे। एस्टिमेटेड प्रॉफिट बेसिस से आपको कैसे प्रॉफिट ट्रांसफर निकालने सिखाया जाता है, तो देखो, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एज पर एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो आपको लेना है एस्टिमेटेड प्रॉफिट इक्वल टू, अच्छा एस्टिमेटेड प्रॉफिट बेसिस पे निकालेंगे, लेकिन इससे पहले एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकलता कैसे है, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट करके। क्लियर है। अब जब भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से एस्टिमेटेड कॉस्ट लेस कर देते हैं तो आ जाता है क्या, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। क्लियर। अब बात करते हैं कि सर एक बात बता दो एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होता है, ये बता दो तो क्या होता है। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट जस्ट मैंने नीचे बताया कि एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए पूरा लगने वाला कॉस्ट क्या होता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए पूरा लगने वाला कॉस्ट क्या होता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट। फिर से रिपीट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए पूरा लगने वाला कॉस्ट क्या होता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है। अब एस्टिमेटेड कॉस्ट जनरली हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट। आपने अभी मान लो आपने अभी कॉस्ट में कितना खर्च किया, मतलब कि कॉस्ट इनकर्ड टिल द डेट, मतलब कि आप अभी तक कॉन्ट्रैक्ट में कितना खर्च कर चुके हो और फ्यूचर में कितना आप खर्च करने वाले हो, उन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। फिर से रिपीट करते हैं, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट में टिल द डेट कितना रुपया खर्च कर दिया है और फ्यूचर में आप कितना रुपया खर्च करने वाले हो, उन दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। क्लियर है। जब एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट पता चलेगा तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट हटा देंगे तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा। और एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बेस पे आपको क्या करना है, 90% से अबव वाला वर्क कंप्लीशन का प्रॉफिट ट्रांसफर निकालना है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो 90% से अबव बोला तो लेना एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ईपी का मतलब हो गया एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ईपी मतलब एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। अब ये फॉर्मूला लगाना है, ये ज्यादा यूज होता है, आपका निकल के आ जाएगा कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, बाकी बचा हुआ पैसा डब्ल्यूआईपी रिजर्व में चला जाएगा। तो डब्ल्यूआईपी रिजर्व का एक और नाम होता है कंटिजेंसी रिजर्व। क्या होता है, डब्ल्यूआईपी के रिजर्व का एक और नाम होता है कंटिजेंसी रिजर्व। तो ये भी बात आप याद रखना, डब्ल्यूआईपी रिजर्व आल्सो नोन एज कंटिजेंसी रिजर्व। तो ये बात थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। कुछ कुछ चीजें मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो और भी बहुत सारा टॉपिक बताऊंगा। क्लियर। अब राफल ये तो मेरा कॉन्सेप्ट वीडियो था और इस पे कुछ चीजें मैं आपको क्वेश्चन भी मार्क कर दे रहा हूँ कि आपको कॉलेज में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है इनके ऊपर। आप टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ के चले जाना, क्योंकि एग्जाम में केमीओ वाले क्या करते हैं ना, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जनरली कॉन्ट्रैक्ट का अगर टाइप्स की बात करो तो कॉन्ट्रैक्ट का टाइप्स तीन तरह का होता है। जनरली तीन तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक होता है फिक्स कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि जहाँ पे ऑलरेडी प्राइसेस डिसाइड रहती है, ठीक है ना, मतलब कि प्राइस डिसाइड रहता है कि भाई मैं 20 लाख रुपए दूंगा, 20 लाख में तुमको मेरा घर बना के देना है। क्लियर है। चाहे मटेरियल का प्राइस बढ़े चाहे घटे, ठीक है, उससे कोई लेना देना मेरा नहीं है। क्लियर है। हम आपको एक फिक्स प्राइस बता दें कितना रुपया मैं आपको दूंगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके दे देना। क्लियर। इसको बोलते हैं फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे क्या होता है डिसाइड हो जाता है पहले कॉन्ट्रैक्टी के साथ मेरा डिसाइड हो जाता है कि भाई कॉन्ट्रैक्टी मेरे को बोलता है कि मैं तुमको कॉन्ट्रैक्टी मेरे को बोलता है कि एक काम करिए, आप मेरे को बताइए कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने में कितना रुपया कॉस्ट आएगा। तो इसलिए मैंने बोला कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने में मान लो कॉस्ट आएगा 15 लाख रुपया। कितना आएगा, 15 लाख रुपया। बोला ठीक है 15 लाख रुपया आएगा और मैं आपको 15 लाख के ऊपर 20% का प्रॉफिट दे दूंगा। कितना दूंगा, 20% का प्रॉफिट। तो 15 लाख का 20% कितना होता है, 3 लाख रुपया। कितना होता है, 3 लाख। तो जो भी मेरा कॉस्ट लगेगा एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऐड करके वो मेरे को
मेरे को मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही दे देगा। इसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि कॉस्ट के ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऐड कर देता है, ठीक है ना, जो कि कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड कर लेता है कि कितना परसेंट मार्जिन आपको देना है, या फिर कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड करता है कि कितना परसेंट वो चार्ज करेगा, दोनों में आपसी सहमति से डिसाइड होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा होता है कॉस्ट विथ तीसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट विथ एस्केलेशन क्लॉज। कॉन्ट्रैक्ट विथ एस्केलेशन क्लॉज का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट विथ एस्केलेशन क्लॉज का मतलब क्या होता है? कभी कभी क्या होता है ना, महंगाई बढ़ती है। अब सबको पता है कि महंगाई जब हम लोग डील करते, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तब उस वक्त मटेरियल का प्राइस कुछ अलग रहता है। सीमेंट, बालू, स्टोन, इन सब का प्राइसेस अलग रहता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट कभी कभी प्राइसेस क्या होती है? बढ़ जाती है मटेरियल्स का, कभी कभी प्राइस क्या होती है? बढ़ जाती है। तो मैंने स्टार्टिंग इनिशियल वाले डेट में ही, मतलब बिगनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में, मैंने कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, एग्रीमेंट कर रखा था, समझौता कर रखा था कि देख भाई, अगर जहां मेरा कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई भी मटेरियल का प्राइस बढ़ता है, जैसे मटेरियल का हो गया, लेबर का, कुछ भी प्राइसेस इंक्रीज करता है, तो एडिशनल अमाउंट मैं आपसे जितना भी प्राइस इंक्रीज करेगा, तो मैं आपसे उसके लिए सेपरेट पैसा चार्ज करूंगा, सेपरेट पैसा चार्ज करूंगा। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट विथ एस्केलेशन क्लॉज। क्या बोलेंगे इसको? कॉन्ट्रैक्ट विथ एस्केलेशन क्लॉज। क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्ट्रैक्ट विथ एस्केलेशन क्लॉज। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा लिखा भी है, कॉन्ट्रैक्ट विथ एस्केलेशन क्लॉज का। क्लियर है? आप उस समय जहां पे लिख रहे थे वीडियोस में, वहां पे देख सकते हो, मैंने उसके बारे में बता दिया था कॉन्ट्रैक्ट विथ एस्केलेशन क्लॉज का मतलब क्या होता है। तो ऑलरेडी मैंने बोर्ड्स पे लिख रखा है, तो आप देख लेना, ठीक है ना। सेकंड वाले बोर्ड्स पे लिख रखा है, ये थर्ड वाला बोर्ड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और रहा सवाल, हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, जो मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा क्वेश्चन। फिलहाल आप बने रहे वीडियो में मेरे साथ, मैं आपको पूरे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट सिखा दूंगा। और ये आप लेकर नोट डाउन कर लेना, इसको अच्छे से पढ़ना, एक बार रीड करना, ध्यान से सुनना, समझना। नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करना, मुझे बताना, मैं कहाँ पे आपको और ज्यादा डीपली बता सकता हूँ, मैं वहां पे आपको बताऊंगा। चलो बने रहो मेरे साथ और आगे भी वीडियो देखते रहो, क्योंकि आगे मैं इनसे क्वेश्चंस करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चंस, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा आपको, वो बातें बहुत जरूरी है जो आपको जानना भी चाहिए। और जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा, इसके ऊपर आपका जनरली थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, वर्क सर्टिफाइड के ऊपर, वर्क अनसर्टिफाइड के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऊपर, कभी कभी आपका आ सकता है WIP रिजर्व के ऊपर। क्लियर? इन सब के ऊपर भी आ सकता है क्वेश्चन कुछ, तो हम लोग करेंगे अगले, मतलब कि थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसलिए आपको वो चीजें याद रखनी है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।